वेलकम टू FIS ऑनलाइन क्लासेस। आज हम लोग बात करेंगे कि ग्लोब क्या है और साथ में उस पर लैटीट्यूड एवं लॉन्गिट्यूड लाइन जो बनी रहती हैं वो क्या है, और साथ में ये जानेंगे कि इंटरनेशनल डेट लाइन क्या है। साथ में ये भी जानेंगे भारत में दो टाइम जोन की डिमांड क्यों हो रही है। तो एक एक करके हम चर्चा करते हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि ग्लोब क्या है। पृथ्वी का एक छोटा सा मॉडल जिसे हम ग्लोब कहते हैं, और इस ग्लोब पर बहुत सारी इमेजिनरी लाइन बनी रहती हैं, बहुत सारी काल्पनिक रेखाएं बनी रहती हैं। इन काल्पनिक रेखाओं को लैटीट्यूड एवं लॉन्गिट्यूड कहते हैं, अक्षांश एवं देशांतर रेखा कहते हैं। अब हम शुरू करते हैं कि अक्षांश रेखा की डेफिनेशन क्या है, फिर हम इसके बारे में जानेंगे कि अक्षांश रेखा की परिभाषा इसमें हमें लैटीट्यूड के बारे में क्या क्या समझना है, तो इसकी डेफिनेशन जाने की, इसकी परिभाषा क्या होती है। इसके बाद जो है हम इम्पोर्टेंट पैरेलल ऑफ लैटीट्यूड के बारे में जानेंगे कि अक्षांश रेखाओं का समानांतर महत्व क्या है। फिर हम लैटीट्यूडनल हीट जोन ऑफ द अर्थ के बारे में जानेंगे, पृथ्वी का अक्षांशी ताप कटिबंध क्या है। फिर एक एक करके हम लैटीट्यूड क्या है। तो लैटीट्यूड शुरू करने से पहले हम ये बता दें आपको कि हमारी जो पृथ्वी है वो गोल ना होकर बल्कि वो जियोइड शेप में है। जियोइड शेप, जियोइड शेप में है। तो हमारी पृथ्वी का आकार कुछ इस तरह से है। तो अब जो है, जब हम इस पर किसी भी स्थान की अगर हम बात करते हैं तो वह जो है अक्षांश और देशांतर रेखा के रेफरेंस में होता है, अर्थात अक्षांश और देशांतर रेखाएं ही हमें ये निर्धारित करके बताती हैं कि ये स्थान इतने डिग्री लैटीट्यूड और लॉन्गिट्यूड पर हैं। तो यहाँ इस चीज़ को हम डेफिनेशन के रूप में देखेंगे कि जो हमारी अक्षांश रेखाएं हैं इसकी परिभाषा क्या होती है। तो हम लोग शुरू करते हैं कि अक्षांश रेखाओं की डेफिनेशन की बात। यहाँ पर ये हमारी पृथ्वी, अब इस पृथ्वी को जो लाइन दो भाग में डिवाइड करती है, इस लाइन को हम इक्वेटर लाइन कहते हैं। इस इक्वेटर लाइन के सेंटर पॉइंट से, केंद्र से खींची गई कोणीय दूरी को, इक्वेटर लाइन के केंद्र बिंदु से खींची गई कोणीय दूरी को जितने डिग्री का कोण बनेगा, जितने डिग्री का एंगल बनेगा, अगर ये 30 डिग्री का एंगल बन रहा है तो ये जो है, तो यहाँ पर ऐसे हम इसे ड्रा कर देंगे और ये 30 डिग्री का आपका लैटीट्यूड हो जाएगा, अर्थात 30 डिग्री के अक्षांश रेखा बन जाएगी। और इसी तरह से हम अगर इसको 45 डिग्री पे कर देंगे तो ये 45 डिग्री का, अगर इसे हम 66.5 डिग्री कर देंगे तो 66.5 डिग्री का लैटीट्यूड अर्थात अक्षांश रेखा बनेगी। तो ये 90 डिग्री तक नॉर्दर्न हेमिस्फीयर अर्थात उत्तरी गोलार्ध में अक्षांश रेखाएं हैं और 90 डिग्री तक दक्षिणी गोलार्ध में अक्षांश रेखाएं हैं। इसके बाद हम ये देखेंगे कि इसकी डेफिनेशन के बाद, डेफिनेशन मैं फिर एक बार रिपीट करूँगा कि पृथ्वी के केंद्र से खींची गई कोणीय दूरी को हम अक्षांश रेखा कहते हैं। अगर इक्वेटर लाइन पर हम खड़े होकर जितनी डिग्री का एंगल बनाएंगे उतने डिग्री को अक्षांश रेखा कहलाएगी। अब ये यहाँ से हम इन जो अक्षांश रेखाएं हैं इनका क्या सिग्निफिकेंट, क्या इनका इम्पोर्टेंट है, तो इस इम्पोर्टेंट की अगर हम बात करते हैं तो इक्वेटर लाइन और नॉर्थ पोल और साउथ पोल के अलावा भी कुछ ऐसी चार महत्वपूर्ण जो लाइनें हैं
वो बहुत ही इम्पोर्टेंट हैं। तो उन चारों लाइनों की अगर हम बात करें तो ये ट्रॉपिक ऑफ कैंसर और ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न। ट्रॉपिक ऑफ कैंसर की अगर हम बात करते हैं तो यहाँ पर ट्रॉपिक ऑफ कैंसर क्या है और ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न क्या है, कि हम दो भाग में डिवाइड करते हैं। इसे हम इक्वेटर लाइन बोलते हैं। इस इक्वेटर लाइन के ऊपर 23.5 डिग्री नॉर्थ और 23.5 डिग्री साउथ। 23.5 डिग्री नॉर्थ को ट्रॉपिक ऑफ कैंसर अर्थात कर्क रेखा और 23.5 साउथ को ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न कहते हैं, मकर रेखा, कैप्रिकॉर्न या मकर रेखा कहते हैं। अब इसके बाद जब हम इसके ऊपर देखते हैं तो 23.5 से और 66 है, जो यहाँ पर 66.5 डिग्री नॉर्थ को आर्कटिक सर्कल और जो 23.5 और 66.5 को अंटार्कटिक सर्कल कहते हैं। तो 66.5 को आर्कटिक, नॉर्थ वाले को आर्कटिक सर्कल और नीचे वाले को अंटार्कटिक सर्कल कहते हैं। तो इक्वेटर के अलावा ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न, फिर नॉर्थ में आर्कटिक सर्कल और अंटार्कटिक सर्कल साउथ में, ये जो है चारों और इम्पोर्टेंट आपकी अक्षांश रेखाएं हैं। इसके बाद हम बात करेंगे कि आप मैप यहाँ पर देख रहे होंगे डायग्राम, ये आपकी इक्वेटर लाइन है, यहाँ से ये गई है। अब इसके ऊपर नॉर्थ की तरफ हम देख ही रहे हैं, तो नॉर्थ की 23.5 डिग्री नॉर्थ की तरफ और 23.5 डिग्री साउथ की तरफ आप ये देखो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर और ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न बना हुआ है। अब बीच में इक्वेटर लाइन। इसके बाद अगर हम ये बात करते हैं कि इक्वेटर लाइन से यहाँ से अगर यहाँ 23.5 जो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर है और जो ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न है, ये जो है यहाँ इसके मिड वाले हिस्से को, ये पूरे सारे हिस्से को हम इस एरिया को यहाँ ट्रॉपिकल जोन कहते हैं, क्योंकि यहाँ पूरे वर्ष सूर्य की किरणें वर्टिकल होती हैं और पृथ्वी पर सबसे ज़्यादा ऊर्जा या हीट इसी क्षेत्र को मिलते हैं। और इस क्षेत्र में आने वाला कोई भी स्थान या कोई भी लैटिट्यूड कह सकते हैं, कभी न कभी उसके सर पर एक बार जो है सूर्य की किरणें लंबवत चमकती हैं, अर्थात वहाँ पर सूर्य की किरणें लंबवत होती हैं। और इसके बाद अगर हम ऊपर की तरफ चलते हैं तो यहाँ देखेंगे कि 23.5 से 66.5 डिग्री के मध्य यहाँ वाला जो एरिया है, इसे हम टेम्परेट जोन कहेंगे। इस टेम्परेट जोन में सूर्य की किरणें तिरछी पड़ती हैं, इसलिए ये जो है ट्रॉपिकल जोन या ट्वाइलाइट जो जोन है उसकी तुलना में कम जो है एनर्जी को रिसीव करता है और इसलिए वहाँ पर हीट कम होती है और इसलिए यहाँ पर जो है इसे टेम्परेट जोन या शीतोष्ण कटिबंध कहते हैं। जब हम 66 से ऊपर और पोल के मध्य की अगर हम बात करते हैं
तो उसे फ्रीज जोन बोलते हैं, शीत कटिबंध या कोल्ड जोन बोलते हैं, क्योंकि यहाँ पर सनलाइन तिरछी होती चली जाती हैं, सूरज की किरणें और ज़्यादा तिरछी हो जाती हैं, इस वजह से वहाँ पर हीट कम प्राप्त होती है। इसलिए इसे जो है हम क्या बोलते हैं, फ्रीज जोन या फ्रीज जोन या शीत कटिबंध। और इसे आगे जो है हम लोग और डिस्कशन करेंगे जब हम इसकी बात करेंगे क्लाइमेटोलॉजी में। वैसे देखो, इसका जो विभाजन है यहाँ पर जो आप देख रहे होंगे, एक 5 बेल्ट हैं, एक बेल्ट 2 3 4 1 5, जो 5 बेल्ट हैं, 5 मतलब पूरी पृथ्वी को 5 जो ताप कटिबंधों में विभाजित किया गया है। इसे ग्रीक लोगों ने अपने टाइम में किया था, उसी को अभी भी मानक मानते हैं थोड़ा, लेकिन टाइम के अनुसार इसमें बहुत चेंज आया है। अब इसे जो है 7 ताप कटिबंध है, लेकिन यहाँ पर हम इसकी बात ना करके क्लाइमेटोलॉजी में बात करेंगे। अब इसके बाद नेक्स्ट स्लाइड, तो ये सारे वही चीज़ें हैं जो अभी आपसे टॉपिकल कटिबंध की बात की है, जोन की बात की है, और ये टेम्परेट की बात की है, और फ्रीज जोन की बात की है। अब इसके बाद हम लोग नेक्स्ट लाइन में बात करेंगे कि लॉन्गिट्यूड क्या है, ये देशांतर रेखाएं क्या होती हैं। तो लॉन्गिट्यूड जो है, जो ग्लोब को जिस तरह से अभी हमने बात किया कि वर्टिकल मतलब और हॉरिजेंटल, या मानचित्र पर आप देखते हो कि हॉरिजेंटल रूप से और वर्टिकल रूप से, जिस तरह से हॉरिजेंटल रूप से जब हम डिवाइड किए तो 2 भाग में, तो जो 0 डिग्री थे उसे हम इक्वेटर लाइन कहे। उसी तरह से अगर हम इसे पृथ्वी को अगर हम 2 भाग में वर्टिकल रूप से ऐसे डिवाइड करते हैं, विभाजित करेंगे, तो इस 0 डिग्री को हम क्या बोलेंगे, प्राइम मेरिडियन। प्राइम मेरिडियन या ग्रीनविच लाइन। ठीक, अब इस ग्रीनविच लाइन से जो भी, अगर यहाँ से इस ग्रीनविच लाइन से आप जब देखोगे तो ग्लोब को ये ग्रीनविच लाइन 2 पार्ट में डिवाइड कर रही है, और इस तरफ जो है पूरा का पूरा आपका ईस्ट होगा, पूरब होगा, और इस तरफ पूरा का पूरा वेस्ट होगा, ये पश्चिम होगा। अब अगर हम इसकी पूरब और पश्चिम की बात करें, अगर पुरानी चीज़ें अगर हम यहाँ इक्वेटर लाइन भी खींच देते हैं ऐसे, तो ये वाला हिस्सा हो जाएगा नॉर्थ ईस्ट, और ये वाला हिस्सा हो जाएगा नॉर्थ वेस्ट, ये साउथ ईस्ट, और ये साउथ वेस्ट हो जाएगा, साउथ ईस्ट हो जाएगा, और ये साउथ वेस्ट हो जाएगा। तो ठीक इसी तरह से जब हम ये जो ग्रीनविच लाइन है, इस ग्रीनविच लाइन से जब हम राइट हैंड की तरफ मतलब इस तरफ जाएंगे, तो ये 180 डिग्री तक वर्टिकल होगा, और इस तरफ भी 180 डिग्री, क्योंकि एक सर्कल में 360 डिग्री होता है। अब यहाँ से इसके केंद्र से, मतलब ये ग्रीनविच के केंद्र से, मिड पॉइंट से कहीं से जो भी एंगुलर डिस्टेंस, कोणीय दूरी होगी, जितने डिग्री का एंगल बनेगा उसको हम ऐसे मिलाते चले जाएंगे, उतने डिग्री का हमारा एंगल बनता चला जाएगा। अर्थात यहाँ से जो इसके केंद्र से जो भी एंगुलर डिस्टेंस होगी, उतने डिग्री का हमारा लॉन्गिट्यूड बन जाएगा। तो यहाँ हम इस तरह से अगर इसको यहाँ समझते हैं थोड़ा से कि कुछ इसको इस शेप में लोगे तो ज़्यादा आपको समझ में आएगा, सेमी सर्कल के रूप में।
अगर हम सेमी सर्कल में अगर इसको ले लेते हैं, तो अगर हम इस सेंटर को 0 मान लेते हैं, तो अगर हम यहाँ पर हम एंगल ऐसे बनाना शुरू करेंगे, तो आप देखोगे कि आपको 180 डिग्री इधर मिलेगा, 180 डिग्री इधर मिलेगा। तो ये 180 डिग्री ईस्ट की तरफ और 180 डिग्री वेस्ट की तरफ हम जाएंगे, तो टोटल सर्कल में हम देखेंगे 360 डिग्री का एंगल बन रहा है। और ये जो है, अब इसका जो सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है या इसका महत्व है, वो है टाइम के संदर्भ में, टाइम के रेफरेंस में। क्योंकि अगर एक इंटरनेशनल डेट लाइन नहीं, एक इंटरनेशनल मानक रेखा कोई नहीं होगी, तो बहुत सारी प्रॉब्लम आएगी। हम हर कंट्री में, जिस कंट्री में जाएंगे वहाँ हमें अपनी घड़ी की सुई को आगे या पीछे करना पड़ेगा। तो इसलिए क्या हुआ कि 1800 अगर 84 में अगर देखें, तो एक यहाँ पर कॉन्फ्रेंस हुआ, और कॉन्फ्रेंस हुआ ब्रिटेन में, लंदन में, और वहाँ रॉयल एस्ट्रोनॉमिकल ऑब्जर्वेटरी जो है, इस संस्था जो ग्रीनविच के पास लंदन है, लंदन के पास एक ग्रीनविच जगह है, वहाँ पर ये संस्था है। वहाँ पर एक फाइनली निर्णय लिया गया कि एक जो है इंटरनेशनल डेट लाइन होगी, और जो जिसे हम 0 डिग्री मेरिडियन के रूप में एक्सेप्ट करेंगे, और यहाँ से सब देश का एक इंटरनेशनल लाइन मानक होगी। उसके बाद हर एक कंट्री का अपना अपना वो समय मानक कुछ भी वो रख सकता है। तो यहाँ जब फाइनलाइज होने के बाद हर एक कंट्री जो है अपना अलग अलग मानक रखा। अब जब हम इससे बात करते हैं, तो हमारी पृथ्वी जो है, ये अर्थ वेस्ट टू ईस्ट जो है ये रोटेट करती है, पश्चिम से पूरब घूम रही है। और ये जो रोटेशन होता है कि ये अपने एक्सिस पर, अपने अक्ष पर 24 आवर में एक चक्कर लगा लेती है। 24 आवर में, अर्थात ये जो हमारा सर्कल है वो 360 डिग्री का है। तो अब इसे हम डिवाइड करेंगे 1 आवर और यहाँ पर 15 डिग्री। तो कहने का मतलब एक 1 आवर में, 1 घंटे में पार करने में, 1 घंटे में 15 डिग्री हमारी पृथ्वी रोटेट कर जाती है। तो और अगर हम इसे इजी करें तो इसको 60 मिनट में कन्वर्ट कर लेंगे, और यहाँ ये 15/60 करेंगे, 15 डिग्री, और ये 4 होगा। तो 1 डिग्री पार करने में 4 मिनट का टाइम लगता है। कुछ इस तरह से हम समझ लेंगे। अब इसके बाद जो है कि अगर ये टाइम हम ईस्ट की तरफ चलेंगे, तो अगर पूरब की तरफ चलेंगे तो समय प्लस होता चला जाएगा, और पश्चिम की तरफ चलेंगे तो समय माइनस होता चला जाएगा। तो जब हम पूरब की तरफ चलते हैं, तो यहाँ पर टाइम माइनस, और पूरब की तरफ चलेंगे टाइम प्लस होगा। जैसे कल्पना करो कि ये हमारी पृथ्वी है, और ये प्राइम मेरिडियन, ठीक है। इस प्राइम मेरिडियन से जब हम पूर्व की तरफ चल रहे हैं, हर 1 डिग्री पर 4 मिनट का टाइम प्लस होता चला जाएगा। अगर ऐसे देखो, 1 डिग्री ये है, 2 डिग्री, 3 डिग्री, तो यहाँ पर 4 मिनट, 8 मिनट और 12 मिनट। अगर यहाँ दोपहर के 12 बजे हैं, तो यहाँ पर क्या होगा, 12 बज, अगर कोई 3 डिग्री पर अगर कोई कंट्री है, तो वहाँ पर क्या होगा, 12:12 हो रहा होगा। और अगर कोई 4 डिग्री पे कोई कंट्री है, तो 4 डिग्री वाले के यहाँ पर क्या हो रहा है कि 16 मिनट हो रहा है। तो अब इस तरह से अगर हम एक ग्लोब पर 360 लाइन खींचेंगे, तो वो थोड़ा से बहुत डेंस हो जाएगा। तो इसलिए क्या किया जाता है, 15 डिग्री का अंतराल। तो कहने का मतलब 15 डिग्री हम जब पार करते हैं, तो यहाँ पर 1 घंटे समय प्लस हो जाता है। तो यहाँ से हम चलना शुरू किए। जैसे हम 15 डिग्री को पार करेंगे, 15 डिग्री, फिर 15 डिग्री, 30 डिग्री, तो यहाँ पर अगर यहाँ 12 बजा है, तो यहाँ पर 1 बज जाएगा। यहाँ पर फिर जैसे 30 डिग्री हम गए, तो यहाँ पर 2 बज जाएगा। इसी तरह से 180 डिग्री पर हम जब पहुँचेंगे, तो यहाँ पर क्या होगा, 12 बजा होगा। तो अगर यहाँ दोपहर के 12 बजे है, तो यहाँ रात के 12 बजे होगा।
अब इसको अगर हम क्रॉस कर जाएंगे तो फिर 12 के बाद 1 रात का सुबह जो हम मानते हैं सुबह शुरुआत हो जाती है। तो अगर हम इसी तरह से अगर हम ईस्ट की तरफ चले तो प्लस हुआ, और अगर पश्चिम की तरफ चलेंगे, वेस्ट की तरफ चलेंगे तो माइनस होगा। इसी उससे अगर हम 15 डिग्री पे, अगर यहाँ 12 बजा है तो 15 डिग्री पे आए तो 11 हो जाएंगे, 30 पे आएंगे तो 10 हो जाएंगे। तो इस तरह से माइनस होता चला जाएगा। अब इंडिया की अगर हम बात करते हैं तो अपना इंडिया का एक अपना मानक है, मानक स्टैंडर्ड, जो इंटरनेशनल डेट लाइन से जो हमारा समय है वो 5.5 घंटा जो है प्लस में है। और अर्थात ये कह सकते हैं कि इंग्लैंड के टाइम हमसे 5.5 घंटा जो है माइनस में है। अगर हम यहाँ से बैक होंगे 5.5 घंटा, और अगर हम अपनी तरफ जाएंगे तो प्लस में होते चले जाएंगे। तो फिर नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं कि स्टैंडर्ड टाइम एंड जोन। अब यहाँ पर अगर हम बात करें तो वही सारी बातें हम अभी आपको जो डिस्कस किए वही सब स्लाइड में लिखे गए हैं। हाँ, लेकिन कुछ कंट्री ऐसे हैं जिनका देशांतरी विस्तार या लॉन्गिट्यूडनल विस्तार बहुत ज़्यादा है। वहाँ पर एक समय मानक ना होकर वहाँ पर कई समय मानक है। जैसे आप ये कह सकते हैं यहाँ पर यूएसए है, यूएसए हो गया, यूएसआर रसिया हो गया, चाइना हो गया, कनाडा हो गया। ये सब का जो देशांतरी विस्तार है ज़्यादा है, तो इसलिए यहाँ पर एक समय मानक से काम नहीं चल सकता था। ठीक है, इसलिए यहाँ पर कई समय मानक हैं। और ये देखो टाइम मेरिडियन से अब इस तरफ हम चल रहे हैं प्लस हो रहा है, इधर चल रहे हैं तो माइनस होता चला जा रहा है। 0 डिग्री अगर हम बात करें कि ये प्राइम मेरिडियन, बहुत सारे कंट्री यहीं से अपने समय को मानते हैं, लेकिन कुछ ऐसे कंट्री हैं जिनका देशांतरी विस्तार बहुत ज़्यादा है, उनके लिए एक टाइम जोन उपयुक्त नहीं होता है। तो ऐसी दशा में उनके बहुत सारे टाइम जोन है, सेवरल टाइप जो टाइम जोन है। जैसे रसिया के पास जो है वो 11 टाइम जोन है, और यूएसए और कनाडा 6 टाइम जोन है। तो जैसे चाइना के पास, उसका भी देशांतरी विस्तार ज़्यादा है, उसके पास भी बहुत सारे टाइम जोन हैं। तो फिर इसके बाद हम बात करेंगे इंटरनेशनल डेट लाइन। तो इंटरनेशनल डेट लाइन जैसे आपको बताया अभी कि जो हमारे प्राइम मेरिडियन है अर्थात ग्रीनविच के पीछे, जस्ट पीछे जो है ग्लोब पे देखोगे तो 180 डिग्री है, और 180 डिग्री को इंटरनेशनल डेट लाइन कहते हैं। और ये जो है सीधा ऐसे जैसे सारी लाइनें हैं वैसे ना खींचकर ये जिग-जैग मैनर में इसलिए खींची गई है क्योंकि यहाँ पर ये लाइन जिस एरिया से होकर गुजरेगी, अगर वहाँ पर कोई लैंड पार्ट आता है तो उस देश के लिए एक ही देश में 2-2 दिन हो जाएगा। क्योंकि अगर इस लाइन को कोई भी व्यक्ति क्रॉस करता है तो अगर कोई ईस्ट मतलब वेस्ट से पश्चिम से अगर पूरब की तरफ जाता है तो इसके लिए 1 दिन प्लस हो जाएगा। लेकिन अगर इसका उल्टा हो जाए, अगर कोई व्यक्ति जो है यहाँ से पूरब से पश्चिम जाएगा, ईस्ट टू वेस्ट चलेगा, तो इसके लिए 1 दिन माइनस हो जाएगा। अगर ये पश्चिम से पूरब जाने वाला अगर आज यहाँ पर मंडे है तो जब वो पूरब पहुँचेगा इसको क्रॉस करेगा तो कहेगा आज ट्यूसडे है। और जबकि ये ट्यूसडे वाला अगर यहाँ से जब जाएगा, यहाँ तो ट्यूसडे था, वहाँ जाएगा तो ये मंडे हो जाएगा। तो इस प्रॉब्लम से ये जो कंडीशन थी इसको ध्यान में रखते हुए वैज्ञानिकों ने एक निष्कर्ष निकाला कि क्यों ना इसे हम किसी लैंड पार्ट से ना खींचकर वाटर बॉडी से निकाल दें तो किसी भी कंट्री की समस्या नहीं रह जाएगी। तो इसलिए इसे जिग-जैग मैनर में खींचा गया। अगर मान लो कि ऐसे कोई एक कंट्री है, मान लो ये कोई आइलैंड था, ये कोई कंट्री, अगर ये लाइन इसके ऊपर से ऐसे जाती तो इधर वाले कहते कि आज मंडे है, इधर वाले कहते कि आज ट्यूसडे है। तो इसी समस्या से बचने के लिए हम जिग-जैग मैनर का प्रयोग किए हैं। हाँ, इसके बाद हम इंडिया के संदर्भ में बात करते हैं। तो भारत में के जो
जहाँ ग्रीनविच लाइन से ये 5.5 घंटा प्लस में है, और भारत का जो मानक है वो 82.5, इंडियन स्टैंडर्ड टाइम 82.5 लॉन्गिट्यूड पर खींची गई है, जो इलाहाबाद के मिर्ज़ापुर से ये देखो होके लाइन गुजर रही है। भारत के एक ही जो है स्टैंडर्ड टाइम है, लेकिन इस समय 2 टाइम जोन की डिमांड कर रहे हैं, क्योंकि कॉलोनियल पीरियड से, मतलब जब अंग्रेज़ हमारे यहाँ शासन करते हैं तब से तब जो है यहाँ एक चाय बगान टाइम हुआ करता था, और उसी हिसाब से उनका काम शुरू होता था और उसी हिसाब से उनका काम बंद होता था। तो अब क्या है कि अगर ये ऐसे डिमांड क्यों कर रहे हैं, क्योंकि अगर आप देखोगे कि जो ये आपका भारत का सबसे पूर्वी बिंदु है और जो सबसे पश्चिमी बिंदु है तो दोनों के बीच में देखोगे लगभग 30 डिग्री लॉन्गिट्यूड का डिफरेंस है। तो इस जो अंतर से क्या हो रहा है कि 2 घंटे का टाइम में भी अंतर आने लगता है। तो यहाँ पर 5 बजे जब सूर्योदय हो जाता है और खूब धूप निकल आती है, तो यहाँ पर वो कंडीशन 7 बजे 7 AM पे होती है, और ये 5 AM पर ही। अब इनको जब ऑफिस जाना होता है, अगर यही टाइम है, एक ही टाइम रहेगा, तो उनको ऐसे लगने लगता है कि वो दोपहर के, मतलब मॉर्निंग 10 बजे के बजाय उनको लगता है कि 12 बजे हम ऑफिस जा रहे हैं। बात भी सही है, लेकिन जब वो वापस आते हैं तो ये लोग तो दिन में आ जाते हैं, पर ये लोग जो है अंधेरे में आते हैं। तो वो उनकी ये डिमांड है कि हमारा जो पहले का टाइम जोन था, जिसे हम चाय बगान कहते हैं, इस टाइम को ही क्यों ना फिर से मान्य कर दिया जाए और हमारा अलग से टाइम जोन बना दो, जिससे हम जल्दी ऑफिस जा सकें और सूर्य रहते ही हम वापस आ सकें। तो इसके बाद हम लोग बात करेंगे नेक्स्ट। अच्छा, थैंक यू सो मच।